Hello, good morning everyone. Very warm welcome to Baby Code Free IELTS classes. As you know that we are coming back with our live session number 2 of the writing module. So today we are going to discuss about writing vocabulary. आज हम अपना live session 2 करने वाले हैं जो है vocabulary से related. Just give me 1 minute. So today we are going to come up with second session. Second session में हम क्या करने वाले हैं? हम writing vocabulary करने वाले हैं और vocabulary भी हम specific करेंगे किससे related? task 1 से related, right? कि task 1 academic भी और task 1 general भी, because you know that task 1 जो होता है वो different होता है, general candidates के लिए अलग होता है and academic students के लिए अलग होता है, राइट? तो हम दोनों की वोकैबुलरी आज करने वाले हैं. सो अब वोकैबुलरी होती क्या है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? व्हाई वोकैबुलरी इज इम्पोर्टेंट? बिकॉज आपका जो लेक्सिकल रिसोर्स होता है, दैट मीन्स जो आपका वन पैरामीटर होता है, जो क्राइटेरिया होता है एग्जाम में, वो होता है लेक्सिकल रिसोर्स. सो लेक्सिकल रिसोर्स का मतलब क्या होता है कि आप वोकैबुलरी कैसे यूज करो, क्योंकि 25% जो आपको स्कोरिंग मिलती है वो आपके लेक्सिकल रिसोर्सेज के बेस पे मिलती है, दैट मीन्स वोकैबुलरी के बेस पे मिलती है. आपका ओवरऑल स्कोर कैसे डिसाइड होता है? 4 पैरामीटर्स के थ्रू होता है. फर्स्ट पैरामीटर क्या है? लेक्सिकल रिसोर्स, दैट मीन्स वोकैबुलरी. तो जब आप टास्क 1 लिखते हो, चाहे वो एकेडमिक का हो चाहे वो जनरल का हो, उसमें आपको कुछ सेवरल वोकैबुलरीज का यूज करना पड़ता है. अगर मैं टास्क 1 एकेडमिक की बात करूं जिसमें आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखनी होती है, तो वहां पे भी आपको क्या करना होता है? रिपोर्ट राइटिंग में आपको पाई चार्ट होता है, बार ग्राफ है, लाइन ग्राफ है, या कोई मिक्स पिक्चर है, कॉम्बिनेशनल है, प्रोसेस है या फ्लो चार्ट है. आपको अपने डेटा को प्रेजेंट करना है. अब आप कैसे प्रेजेंट करोगे, कौन कौन सी वोकैबुलरी आप उसमें यूज कर रहे हो, एप्रोप्रिएट है या नहीं, आपने मेन ट्रेंड्स को डिस्क्राइब करा, कंपेयर करा, बट आपने एक लॉजिकल फ्लो कैसे बनाया, वोकैबुलरी कैसे यूज करी है, तो उसके बेसिस पे आपको हाई स्कोर मिलता है. सेम जब आप लेटर राइटिंग लिखते हो जनरल स्टूडेंट्स के लिए, जब वो लेटर लिखते हैं तो वो कौन कौन सी वोकैबुलरी का यूज कर रहे हैं, कैसी स्टेटमेंट्स यूज कर रहे हैं, लॉजिकल फ्लो उनका प्रेजेंट हो रहा है या नहीं. ठीक है, तो हमें क्या करना है? वोकैबुलरी पे फोकस करना है इफ वी वांट टू स्कोर हायर. अगर हमें हाई स्कोर करना है तो हमें वोकैबुलरी पे फोकस करना ही पड़ेगा, बिकॉज इट इज वन ऑफ द मेन और आई वुड से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर. ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग टास्क 1 क्वेश्चंस कौन से होते हैं. 6 टाइप्स होते हैं, बेसिकली 7 होते हैं. सेवेंथ वन आपका कौन सा होता है? कॉम्बिनेशनल होता है. दैट मीन्स आपके कौन से होते हैं? 6 टाइप के होते हैं. लाइन ग्राफ होता है, बार ग्राफ होता है, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, प्रोसेस डायग्राम, मैप डायग्राम. और सेवेंथ आपका जो होता है वो इनका कॉम्बिनेशन आ जाता है, दैट मीन्स मिक्स्ड आ जाता है. अब इसमें आपको कैसे लिखना है, कौन कौन सी वोकैबुलरी का यूज करना है, वो आज मैं आपको कराने वाली हूँ. अब आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है टास्क 1 का. मैं टास्क 1 आपको डिटेल में कराऊंगी नेक्स्ट सेशन में, बट आज मैं सिर्फ आपको वोकैबुलरी बताने के लिए एक 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 पॉइंट दे रही हूँ कि यस ये स्ट्रक्चर होता है. सो फर्स्ट क्या होता है? पैराफ्रेजिंग होता है. सेकेंड इज ओवरव्यू. थर्ड इज बॉडी पैरा 1 एंड द फोर्थ वन इज बॉडी पैराग्राफ 2. सबसे पहले आपको पैराफ्रेजिंग लिखनी होती है. पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है जो आपका क्वेश्चन दिया है आपको उसको क्या करना है? पैराफ्रेज करना है. पैराफ्रेज का मतलब होता है, पैराफ्रेजिंग का मैंने पूरा एक सेशन कराया था रीडिंग मॉड्यूल में, राइट, कि हम पैराफ्रेजिंग कैसे कैसे कर सकते हैं. तो यहाँ पे आपको अपने गिवन क्वेश्चन को पैराफ्रेज करना है, मतलब उसको रीराइट करना है विद द यूसेज ऑफ सिनोनिम्स. ठीक है, आपको उसमें सिनोनिम यूज करने हैं, वर्ड रिप्लेसमेंट करनी है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ वर्ड्स करना है, एक्टिव पैसिव करना है, जैसे मैंने बताया था कि पैराफ्रेजिंग कैसे होती है. अगर नहीं याद है तो प्लीज रीडिंग के सेशंस में जाओ, बेबी कोड के एप्लीकेशन में जाओ, यूट्यूब पे जाओ, आप रीडिंग के सेशंस देखो. वहां पे सेकंड ही आई गेस वो सेशन था जिसमें मैंने बताया था कि पैराफ्रेजिंग कैसे होती है. ठीक है, सेकंड क्या होता है? सेकंड होता है ओवरव्यू. ओवरव्यू का मतलब होता है जब आप अपने हाईलाइटेड की फीचर्स, दैट मीन्स जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं,
आपके डायग्राम में, आपकी रिपोर्ट राइटिंग में उनको क्या लिखते हो, उनके बारे में एक ओवरव्यू लिखते हो, एक स्टेटमेंट देते हो कि यस दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। थर्ड होता है बॉडी पैरा 1 और फोर्थ होता है बॉडी पैरा 2। अब बॉडी पैरा 1 में आपको क्या करना होता है, अपने सारे फीचर्स को एक्सप्लेन करना है, नंबर्स को भी लिखना है जो आप ओवरव्यू में नहीं लिखते। ठीक है। बॉडी पैरा 2 में अगेन आप उन्हीं नंबर्स को, कुछ जो रह गए हैं, कुछ मिसिंग है, आधी इंफॉर्मेशन आपने बॉडी पैरा 1 में दे दी और बाकी आप क्या करोगे, बॉडी पैरा 2 में दोगे। लेकिन इनको लिखते हुए आपको वोकैबुलरी कैसे यूज करनी है। तो सबसे पहले जब हमारे पास ग्राफ आता है, कोई भी आपके पास ग्राफ आया, चाहे वो बार ग्राफ हो या वो लाइन ग्राफ हो, राइट, आपको कैसी वोकैबुलरी लिखनी है। आप देखते हो ग्राफ में आपको कुछ अपवर्ड ट्रेंड दिखता है, राइट, कोई चीज है जो इंक्रीज होके जा रही है, तो अपवर्ड ट्रेंड के लिए आप कौन कौन सी वोकैबुलरी का यूज कर सकते हो। अब सपोज करो आपके मैप में, आपके लाइन ग्राफ में आपको दो चीजें दे रखी है, कनाडा के कार थेफ्ट्स और इंडिया के कार थेफ्ट्स भी दे रखे हैं, और दोनों ही राइज हो रहे हैं। तो अब राइज, दोनों वर्ड आप राइज राइज तो नहीं लिख सकते ना, आप क्या करोगे, डिफरेंट वोकैबुलरी यूज करोगे। अ राइज, एन इंक्रीज, अ सर्ज, a growth, a peak, to peak, to grow, to skyrocket। तो यहाँ पे आपको क्या है, ये अपवर्ड ट्रेंड के लिए वोकैबुलरी दे रखी है, जो वोकैबुलरी आपको क्या करनी है, यूज करते हैं। अगर आप बेसिक वोकैबुलरी को यूज करते हो, आपका बैंड स्कोर हमेशा 5.5 से 6 के बिटवीन में ही रहता है। लेकिन अगर आपको 7+ स्कोर करना है, यू शुड फोकस ऑन वोकैबुलरी द मोस्ट। ठीक है। अब क्विक चेंजेस, आपको लग रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी उसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो चेंजेस के लिए आप क्या लिखोगे, फ्लक्चुएशन, है ना, फ्लक्चुएट हो रहा है ना, बार बार चेंज हो रहा है। वेरिएशन, वैरी कर रहा है, बार बार चेंज हो रहा है। टू फ्लक्चुएट, टू वैरी, नो चेंजेस, अ पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी, अ प्लेट्यू। ठीक है, तो आपको कौन कौन से वर्ड्स का यूज करना है, इन वर्ड्स का यूज करना है, राइट। अब अगर डाउनवर्ड ट्रेंड है, कोई चीज आपको डाउनवर्ड ट्रेंड में दिख रही है, तो आप उसके लिए क्या वर्ड्स यूज करोगे, कौन सी वोकैबुलरी यूज करोगे, अ फॉल, अ डिक्रीज, डिक्लाइन, डिप, ड्रॉप, राइट। सो आपको ये वोकैबुलरी लर्न करनी है, आई वुड से, और स्टार्ट यूजिंग इन योर टास्क 1 एकेडमिक। ये एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए है, बिकॉज उन्हीं के पास रिपोर्ट राइटिंग आती है। ओके, नाउ सी मोर ग्राफ वोकैबुलरी। जब आपको इंक्रीज से रिलेटेड कुछ लिखना है, तो आप क्या लिखोगे, कुछ भी अगर इंक्रीज हो रहा है, राइज, इंक्रीज, गो अप, अपलिफ्ट, रॉकेटेड, क्लाइम, अपसर्ज, soar, shot up, improve, jump, leap, move upward, soar and surge। तो आपको क्या क्या लिखने हैं, इन वर्ड्स का यूज करना है जब आप कुछ भी ग्राफ में क्या कर रहे हो, इंक्रीज से रिलेटेड रख रहे हो, राइट। या फिर आपको दिख रहा है कि कुछ इंक्रीज हो रहा है। सेकंड, अगर डिक्रीज होता है तो फॉल, डिक्रीज, डिक्लाइन, प्लमेट, प्लंज, ड्रॉप, रिड्यूस, कोलैप्स, deteriorate, dip, dive, go down, take a nose dive, slump, slide, go into free fall। सो आपको कौन कौन से वर्ड्स का यूज करना है जब आप डिक्रीज लिखना चाहते हो, या आपको जो भी ट्रेंड दिख रहा है वो डिक्रीज की फॉर्म में दिख रहा है, फॉल हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, राइट। सो यू कैन यूज ऑल दीज वोकैबुलरी वर्ड्स। सो प्लीज सेव इट विद योर सेल्फ, कि आपको ये याद रखना है जब भी आप अपना रिपोर्ट राइटिंग अटेम्प्ट करोगे। स्टेडीनेस, अब ज्यादा कुछ चेंज नहीं आ रहा है, तो क्या करोगे, अनचेंज्ड, लेवल आउट, रिमेन कांस्टेंट, रिमेन स्टेडी, प्लेट्यू, रिमेन द सेम, रिमेन स्टेबल, रिमेन स्टैटिक। सो यू विल यूज दीज वर्ड्स। अपने आंसर को इन वोकैबुलरी से एनहांस करो। अब फ्लैट है, लेवल्ड ऑफ, रिमेन कांस्टेंट,
remain unchanged, remain stable, consistent, plateaued, reached a plateau, stayed uniform, remain the same. So कोई चीज अगर फ्लैट है तो उसके लिए आप क्या लिखोगे? You will use these vocabulary. Correct? तो graph vocabulary is clear. Now changes in graph. अगर कुछ चेंज दिख रहा है आपको ग्राफ में, रैपिड चेंज, बहुत जल्दी जल्दी बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, ड्रामेटिकली, रैपिडली, शार्पली, क्विकली, हर्डली, स्पीडली, swiftly, significantly, it's an important change, considerably, substantially, noticeably, जब चेंज क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, मॉडरेट चेंज हो रहा है, तो मॉडरेटली, ग्रेजुअली, प्रोग्रेसिवली एंड सीक्वेंशियली, स्टेडी चेंज हो रहा है, बहुत ज्यादा नहीं है, नॉर्मल चेंज है, स्टेडीली, सीजली, और अगर स्लाइड चेंज होगा तो स्लाइटली, स्लोली, माइल्डली एंड टेडियसली. सो जब भी आप ग्राफ में चेंजेस को रिप्रेजेंट करोगे आप कैसे लिखोगे? इन फॉर्म्स में. ओके, नाउ यू विल सी विद एन एग्जांपल आल्सो, आई विल शो यू, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा. बट पहले हम क्या देखते हैं? एडिशनल. जब हमें कॉन्ट्रास्ट करना है किसी चीज के बारे में, हम कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं, कंपेयरिंग भी करते हैं, कॉन्ट्रास्ट भी करते हैं, तब हम कौन से वर्ड्स का, कौन सी वोकैबुलरी का यूज करते हैं? तो फर्स्ट वन इज वाइल. सबसे पहले क्या लिख सकते हैं? वाइल लिख सकते हैं, वेयरएज लिख सकते हैं, nevertheless, however, on the contrary, whilst, in contrast, conversely, on the other hand, on the flip side. So these words you can use for contrasting your statements. ठीक है, जब भी आपको कॉन्ट्रास्ट करना है आप क्या करोगे? इन वर्ड्स का यूज करोगे. नेक्स्ट, एड ऑन. जब हमें एक सेंटेंस को दूसरी सेंटेंस के साथ ऐड करना होता है. इन एडिशन टू इट, मोर ओवर, अपार्ट फ्रॉम दिस, बिसाइड्स इट, likewise, more than that. So you are actually adding on. जब आपको कुछ सुटेबल एडवर्ब्स के बारे में बात करनी है, ठीक है, तब आप कैसे लिखोगे? ड्रामेटिकली, इराटिकली, ग्रेजुअली, मार्गली, सिग्निफिकेंटली, स्लाइटली, slowly, steadily, and sharply. So you will be using these vocabulary for contrasting, adding on, or writing a suitable adverbs. अब कनेक्टर्स कौन से लिखते हैं हम? जब हम अपने बॉडी पैराग्राफ्स को कनेक्ट करते हैं, वन पैरा से दूसरे पैरा में जाते हैं और स्टेटमेंट्स को भी ऐड करते हैं, तो कैसे लिखते हैं? यू कैन सी एंड सेव दिस पिक्चर विद यू. इस पिक्चर को आप सेव करके रख सकते हो कि जब भी आप एडिशन की बात करोगे, जैसे अभी भी हमने एड ऑन की बात करी, moreover, furthermore, in addition, further, first, next, second, firstly, secondly, contrast करोगे, nevertheless, contrary, otherwise, by contrast, however. कंक्लूजन या समरी की बात हो रही है तो एज अ रिजल्ट, has been noticed, to conclude, in conclusion, to summarize, to sum up. Comparison होगा तो likewise, similarly, in the same way, in the like manner. Causes, purpose या result से related कुछ है तो therefore, hence, consequently, after all, accordingly, with this in mind. और अगर आप कोई एग्जाम्पल लिख रहे हो या रीस्टेट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, फॉर स्पेसिफिकली, इन पर्टिकुलर, to illustrate, in other words, in brief. So you can use these words for connecting your body paragraph. जब भी आप ऑर्गेनाइज करोगे अपने पैराग्राफ्स को तब आप ये लिखोगे. Now these terms will help you. अब देखो इसमें आपको पता चलेगा इंक्रीज कैसे लिखते हैं. Rise, go up, uplift, rocketed, climb, upsurge. ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो कि you can see the arrow. The first arrow is about climbed part. Climb मतलब gradually, slowly. उसके बाद ये increase हुआ है मतलब sharply. आप लिख सकते हो
sharp increased, और increased dramatically, और increased sharply. ठीक है, उसके बाद ये क्या हो गया, स्लम्प मतलब प्लमेटेड हो गया. उसके बाद देखो ये जो नेक्स्ट एरो दिखा रहा है, दैट मीन्स द फोर्थ एरो स्टेबलाइज दिखा रहा है, एक लेवल ऑफ हो गया है इसका. और उसके बाद फिर से क्या हो गया, वो ड्रॉप ऑफ हो गया, मतलब डिक्लाइन हो गया. तो सबसे पहले उसने क्लाइंब करा. आप ट्रेंड को देखो, फर्स्ट एरो क्या दिखा रहा है कि क्लाइंब करा, ग्रेजुअली क्या करा, स्लोली उसने क्लाइंब करा. फिर इंक्रीज हुआ, कैसे, ड्रामेटिकली, बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ ना, एकदम से अप गया. देन स्लम्प, प्लमेटेड. उसके बाद क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है, लेवल्ड ऑफ. और उसके बाद फिर से क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, स्लाइटली, बहुत हल्का डिक्लाइन है, बहुत मेजर डिक्लाइन नहीं है. सो यू कैन एनालाइज दिस कि जब भी आपके पास ये ट्रेंड आएगा आपको कैसे लिखना है, कितने चेंजेस हो रहे हैं इस एक लाइन ग्राफ में. राइट, 1 2 3 4 5, 5 चेंजेस है, तो आप 5 चेंजेस को कैसे रिप्रेजेंट करोगे विद योर वोकैबुलरी. ओके, अब कुछ कॉलोकेशंस देखते हैं सेंटेंसेस के साथ जिन्हें हमें यूज भी करना चाहिए. There was a substantial increase in the value of stocks on March 15. So you can see substantial increase. Our prices rose dramatically. Rose मतलब rise. ठीक है, सेकेंड फॉर्म है rise dramatically in July. Number of tourists visiting New Year fell sharply. अब डिक्लाइन की बात हो रही है कि डिक्लाइन क्या हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है, बहुत ज्यादा फॉल हो गया है. The number of students studying economics rose gradually. अब जो rise हुआ है वो gradual rise हुआ है. ठीक है. There was a sharp increase in the employee turnover after the strike. अब increase क्या हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है, sharp increase हुआ है turnover में. Interest in environmental issue has risen steadily. अब जो rise हुआ है वो कैसा हुआ है, steadily हुआ है, gradually नहीं हुआ, moderate नहीं हुआ, steadily हुआ. The proportion of biofuels used in Germany in 2009 rose marginally. अब जो rise हुआ है वो कितना हुआ है, marginally हुआ है. Right, that means बहुत margin amount से, 30 से 32%. So you can see these sentences कि कैसे इनका यूज किया गया है, कैसे इनको पेयर अप किया गया है और इनका यूज किया गया है. नाउ प्रेपोजिशंस, उन प्रेपोजिशंस को देखते हैं जो डेट्स को डिस्क्राइब करते हैं, नंबर्स को डिस्क्राइब करते हैं. In December in 2005, from 2001 to 2010, by 1998. So आप देखो कि in किसके साथ यूज हो रहा है, from किसके साथ यूज हो रहा है, to किसके साथ यूज हो रहा है, between 1965 and 1969, over a 10-year period. नंबर्स की जब हम बात करेंगे, an increase of 25%, decreased by 10%, fell from 200 in July to 150 in August. ठीक है, तो कैसे कैसे डेट्स को और स्टैटिस्टिक्स को डिस्क्राइब, नंबर्स को डिस्क्राइब किया है. ड्रॉप फ्रॉम 200 यूनिट्स टू 120 यूनिट्स इन अ पीरियड ऑफ 6 months. Rose sharply over a period of 5 years. Started at 1/3 and peaked at 3/3. Fell from 30% to just over 20%. So numbers को हम कैसे लिखते हैं रिपोर्ट राइटिंग में, यू कैन सी द एग्जाम्पल स्टेटमेंट्स. यार आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे हम नंबर्स को लिखते हैं रिपोर्ट राइटिंग में. मैप वोकैबुलरी, जब आपके पास मैप आता है तब आपको कौन कौन से वोकैबुलरी का यूज करना है. लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, टर्न राइट, ईस्ट वेस्ट सदर्न नॉर्दर्न पार्ट. बिकॉज मैप में सबसे पहले आपको क्या बताना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की, ईस्ट में क्या है, नॉर्थ में क्या है, वेस्ट में क्या है. पास थ्रू द अदर साइड, बियॉन्ड, अलोंग, गो स्ट्रेट, डिसाइड. ठीक है, ये मैप वोकैबुलरी आपको लिसनिंग में भी बहुत हेल्प करती है, जब आप लिसनिंग के सेक्शन में आप मैप बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हो. टू द नॉर्थ, टू द साउथ, इन द नॉर्थ ईस्ट, in the southwest, north side, east side, west side, south side. Heading east slightly west of just southeast of. Adjacent to. Adjacent is like साथ साथ. Far end, opposite, across the road. So save this vocabulary so that you can use, आप उसे use कर पाओ अपने
मैप बेस्ड डायग्राम में रिपोर्ट राइटिंग के। अब टाइम एक्सप्रेशंस, टाइम्स को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? इन 1999, in the 21st century, in the first 10 years, there was a significant increase in production. So आप जब टाइम को लिखोगे तब आप कैसे लिखोगे? फॉर के साथ कैसे लिखते हैं टाइम को? फॉर द फर्स्ट 6 months, for 20 years, the number of employees remained the same. During, during को कैसे यूज करना है? During the first 6 months, during the first half of this century, during the remainder of the year, production was slowing down while imports increased. From to और until का यूज कैसे करना है? From August to dash, जो भी आपका नेक्स्ट है. From until November, until November, फिर from 1950 to 1960 there was no change in energy use. So you can see कि हम टाइम एक्सप्रेशंस के बारे में जब लिखते हैं रिपोर्ट राइटिंग में, कुछ स्टूडेंट्स बहुत मिस्टेक करते हैं इनको लिखते टाइम. सो यू कैन सी द एग्जांपल हियर. आप एग्जांपल देखो और फिर लिखो. बिटवीन Between 1950 and 1960, there was no change in the rate of fuel consumption. Before or after? Before 1960, number remains same, number remains small, but after 1965, there was a sudden increase. Around or about का use. Around or about 1980, there was a change in the number of female part-time employees. आप around भी बोल सकते हो, आप about भी बोल सकते हो. By the late 19th century, the rural workforce has declined significantly. At the end of last century, there was a sharp increase in manufacturing. Since the 19th century, there has been a steady decline. Correct? अब गैप ऑफ 1 year है तो आप कैसे लिखोगे? इन द नेक्स्ट ईयर, इन द प्रीसीडिंग ईयर, इन द फॉलोइंग ईयर, इन द सब्सिक्वेंट ईयर. लेकिन अगर गैप 10 years का है तब आप कैसे लिखोगे? आफ्टर द गैप ऑफ 10 years, आफ्टर द स्पैन ऑफ 10 years, आफ्टर अ डेकेड, 10 years डाउन द लाइन. सो यू विल यूज दीज वोकैबुलरी जब क्या करना है आपको? 10 years के गैप को रिप्रेजेंट करना है. अब फ्यूचर से रिलेटेड कुछ लिखना है तो आप क्या करो? अवॉइड करो कि आप विल का यूज नहीं करोगे. ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता क्या होने वाला है, एक एस्टिमेट लगा रहे हैं हम. तो कैसे लिखना है? इट इज एंटिसिपेटेड, इट इज प्रिडिक्टेड, बिकॉज आप एज्यूम कर रहे हो, आपको कंफर्म नहीं पता क्या होगा. इट इज एज्यूम्ड, इट इज एक्सपेक्टेड. सो टाइम एक्सप्रेशन जब आप फ्यूचर की बात करोगे तब आप ऐसे लिखोगे अपने रिपोर्ट राइटिंग के स्टेटमेंट्स को. Time phrases or between and from to, in the year 1994, during or over the period dash dash, over the later half of the century, decade, period, over the next or the past, previous 5 days, months, years and decades. So you can see कि कैसे कैसे आपको टाइम एक्सप्रेशंस और टाइम फ्रेजेस मिलते हैं जो आपको कहाँ यूज करने हैं अपने रिपोर्ट राइटिंग में. परसेंटेज की वोकैबुलरी. अब 80% को क्या लिख सकते हो आप? 4/5. 75% को क्या लिख सकते हो? 3/4. 50% हाफ. 25% अ क्वार्टर. 20% अ फिफ्थ. और 10% को 1/10. अब जब आपको एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं दिया होता, जैसे कि 50% नहीं दिया, आपको 49% दे दिया, तो 49% को आप क्या लिखोगे? नियरली अ हाफ. 77% को आप क्या लिखोगे? जस्ट ओवर 3/4, बिकॉज 75% होता है 3/4, तो 77 को क्या लिख सकते हो? जस्ट ओवर 3/4 और अप्रोक्सीमेटली 3/4. 49 के लिए जस्ट अंडर अ हाफ, क्योंकि हाफ से थोड़ा कम है, या फिर आप लिख सकते हो नियरली अ हाफ. और 32% के लिए क्या लिखोगे? ऑलमोस्ट अ थर्ड. राइट? सो यू विल यूज दीज वोकैबुलरी जब आपको क्या लिखना है? परसेंटेज को लिखना है. अब आप टास्क 1 कैसे स्टार्ट करते हो? कॉमन कुछ स्टेटमेंट्स है, कुछ वर्ड्स का हम यूज करते हैं. ठीक है, ग्राफ होता है, पाई चार्ट होता है, आपको उसको इंट्रोड्यूस करना है. तो हम कैसे लिख सकते हैं? इट डेमोन्स्ट्रेट्स, इट हाईलाइट्स, इट इलिस्ट्रेट्स, इट प्रेजेंट्स, represents,
the bar graph represents, the pie chart elucidates, the line graph demonstrates, right? So you can use these vocabulary अपने रिपोर्ट राइटिंग को बिगिन करने के लिए. अब पैराग्राफ कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे? बॉडी पैराग्राफ को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप सबसे पहले क्या लिख सकते हो? इट इज एविडेंट फ्रॉम द ग्राफ दैट, इट कैन बी इन्फोर्ड फ्रॉम द ग्राफ दैट, इट इज एविडेंट फ्रॉम द ग्राफ, इट इज एपरेंट फ्रॉम द ग्राफ. ठीक है, तो आप कौन सी स्टेटमेंट्स का यूज कर सकते हो? इन स्टेटमेंट्स का यूज कर सकते हो अपने बॉडी पैराग्राफ को स्टार्ट करने के लिए. क्लियर? अब हम बात करते हैं वोकैबुलरी टास्क 1 की जनरल कैंडिडेट्स के लिए. हमने एकेडमिक स्टूडेंट्स की बात करी, अब हम जनरल स्टूडेंट्स की बात करते हैं कि उनको कौन कौन सी वोकैबुलरी यूज करनी है. अब जब भी लेटर राइटिंग का फॉर्मेट आता है, आपको लेटर राइटिंग लिखनी है, आपको कुछ अपनी डिससैटिस्फैक्शन रिप्रेजेंट करनी है. आप डिससैटिस्फाइड हो उस लेटर को लेके, जो भी लेटर का टॉपिक है, डिसलाइक करते हो, तो फॉर्मल और इनफॉर्मल स्टेटमेंट्स क्या होती है? अगर आप फॉर्मल लिख रहे हो तो आप क्या लिखोगे? आई एम डिससैटिस्फाइड फ्रॉम. बट आप इनफॉर्मल में क्या लिखते हो? आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम, आई वॉजंट सेटिस्फाइड फ्रॉम, आई एम unhappy about, I am unhappy with. This is not expected from a reputed restaurant like yours. अब रेस्टोरेंट का क्वेश्चन आता है, राइट? तो आप फॉर्मली लिख रहे हो तो क्या लिख सकते हो? ये. बट अगर इनफॉर्मल है तो आप क्या लिखोगे? आई डिडंट एक्सपेक्ट सच अ बैड रिस्पॉन्स फ्रॉम यू, राइट? आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई डिससैटिस्फैक्शन अबाउट. वहां पे इनफॉर्मल के लिए क्या लिखोगे? आई एम राइटिंग दिस टू टेल यू दैट आई एम नॉट satisfied. This does not suit me. I don't think this suits me. तो आपकी डिससैटिस्फैक्शन को, डिसलाइकिंग को आप रिप्रेजेंट करने के लिए फॉर्मल वे ये है और इनफॉर्मल ये. हैप्पीनेस को, सेटिस्फेक्शन को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो फॉर्मल वे में आप कैसे लिखोगे? आई एम डिलाइटेड अबाउट. इनफॉर्मल में आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट. योर wants really impress me a lot, but I am extremely elated too. I'm really happy to. Informal में क्या लिखोगे? I enjoy going through your work, right? I'm really happy to. Your work really. अब आप रिक्वायरमेंट, नीड्स, वांट से रिलेटेड अगर आपको एक्सप्रेस करना है तो आप क्या लिखोगे? फॉर्मल में आई वुड वेरी मच लाइक टू, और इनफॉर्मल में आई वांट टू. व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इज, और इनफॉर्मल में आई एम लुकिंग फॉर. What would suit me best is, ये फॉर्मल का स्टेटमेंट है. आई थिंक दिस सूट्स मी बेस्ट, ये इनफॉर्मल स्टेटमेंट है, राइट? तो जब आपको अपनी नीड्स, वांट्स या रिक्वायरमेंट से रिलेटेड एक्सप्रेस करना है तो आप इन स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो. अब फ्रेजेस कौन कौन से होते हैं बिगनिंग के इनफॉर्मल लेटर पे? जब आपको इनफॉर्मल लेटर लिखना है तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो बिगनिंग? आई होप यू आर वेल, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल, I hope you enjoyed your trip to ABC city country. I'm just writing to let you know that we have received your gift. End कैसे करोगे informal letter को? I hope to see you soon. Hope to see you then. Enjoy your stay, trip, enjoy your holiday. Best of luck with your tests. I'm sure you will have a great time. Say hello to the family. I look forward to catching up with you soon. So आपने क्या करा? इनफॉर्मल लेटर को एंड करा, राइट? अब इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हो, किसी को थैंक करना. सो आई एम जस्ट राइटिंग टू थैंक यू फॉर ऑल द हेल्प दैट यू हैव गिवन मी ओवर द लास्ट ईयर. आई कांट थैंक यू इनफ फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव डन. Thank you so much for letting us stay in the apartment. It was really kind of you. नेक्स्ट, अगर आप रिक्वेस्ट करते हो, किसी से कुछ पूछते हो, सो आप कैसे लिखोगे? आई होप यू डोंट माइंड मी आस्किंग, बट कुड यू पॉसिबली गिव मी अ हैंड दिस वीकेंड. ये सारे इनफॉर्मल स्टेटमेंट्स हैं. आई वुड रियली बी ग्रेटफुल इफ यू कुड पॉप इन टू चेक ऑन द हाउस व्हाइल वी आर अवे.
सो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन हम हमेशा इनफॉर्मल में यूज करते हैं, फॉर्मल सेमी फॉर्मल में नहीं. सजेशन चाहिए अब आपको. I was wondering if you like to come on a holiday with us. Why don't we meet for lunch next week? Why don't you stay over at our house while you are here? And don't forget to check out that new restaurant that I told you about. So आप क्या कर रहे हो? Suggestion ले रहे हो, right? Problems और excuses की बात करें अगर हम informal letter में, I would love to accept your invitation, but unfortunately, I'll be away that weekend. I'm afraid I won't be able to come up to your birthday party. ठीक है, अब excuse दिया. Sorry, I didn't write to you earlier, but I have been really busy at work recently. This is why I didn't have time to call you, right? अब sorry बोलना है informal way में. Sorry, I didn't write to you earlier. I'm so sorry that I wasn't able to be there on your special day. I really hope you will forgive me for forgetting that it was your birthday last Sunday. By a way of an apology, I would really take you both out for lunch. So you are saying sorry in an informal way. Informal way में कैसे sorry बोलते हैं, you can see. Problems और excuses को कैसे describe करते हैं informal way में, वो भी आप इन statements के through learn कर सकते हो. और ये statement सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपको letter writing लिखनी आनी चाहिए, आपको general life में भी help करते हैं अगर आप अपनी English speaking को अच्छा करना चाहते हैं. फॉर्मल और सेमी फॉर्मल लेटर को हम कैसे बिगिन करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं. सो आई एम राइटिंग विद रिगार्ड टू अ प्रोडक्ट दैट आई हैव रिसेंटली परचेज फ्रॉम योर स्टोर. ठीक है. आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट यू दैट यू रिफंड माई पेमेंट. आई एम राइटिंग टू थैंक यू फॉर योर सपोर्ट ओवर द कोर्स last year. I'm writing to inform you that I've decided to resign from my post. I'm writing to inform you of my decision to accept an offer from a company in London. So कैसे begin करा हमने formal और semi formal को in statements के through. End कैसे करेंगे? On behalf of all my colleagues, I would like to thank you for providing such a professional service. तो आप क्या हो, थोड़े formal हो इस writing के लिए. Thank you for your help and support. I look forward to receive your response. I await for your prompt response. I hope that you will address these concerns as soon as possible. Please let me know if you require any further information. तो आपने क्या करा है, फॉर्मल और सेमी फॉर्मल को एंड करने के लिए इन स्टेटमेंट्स का यूज करना है. थैंक यू करना है आप. ठीक है. फॉर्मल और सेमी फॉर्मल वे में आप थैंक यू कैसे करोगे? I'm writing to thank you for making our stay at our hotel such an enjoyable one. I'm grateful for all the support that you have given me during my time working here. We would all like to thank you for organizing such a wonderful event. So आप क्या कर रहे हो? Thank you बोल रहे हो formal और semi formal way में. Request करना है आप किसी को. I have decided that I would like to cancel my subscription to your magazine. I would therefore ask that you send all posts to my new address. I would also like to you contact me by my phone when you receive this letter. I was wondering if it would be possible for me to rejoin the course next year. I would be extremely grateful if you could send the item before the end of the week. I would appreciate if you could replace the damaged item free of charge. तो अब आप request कर रहे हो formal और semi formal way में, you can use these statements. Okay. अब suggestion कैसे करेंगे? जब आपको कोई suggestion बनाना है, I would like to suggest that you are looking into this issue further. Another solution would be improve the signage in your hotel. As the mistake was caused by your company, I hope that you will reimburse the taxi fare that I paid. Complain करनी है किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड. सो फॉर्मल और सेमी फॉर्मल वे में कैसे लिखोगे? I'm writing to complain about the way that I was treated by a member of your staff. I would like to express my dissatisfaction with an item that I bought in your shop.
I was extremely disappointed with the assistance that I received when I contacted you. The issue that the most concern me is the danger that this presents to children. I hope that you will address these concerns as soon as possible. अब आपको apology. I would like to apologize for my late arrival at Friday's concern. Please accept my sincere apology. So आप देख सकते हो कि फॉर्मल सेमी फॉर्मल में और इनफॉर्मल में कितना डिफरेंस है. ठीक है, तो लेटर में आपको फॉर्मल लेटर भी आ सकता है, सेमी भी आ सकता है और इनफॉर्मल भी आ सकता है. तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टेटमेंट्स को लिखना है, उन्हीं वोकैबुलरी को यूज करना. ठीक है, इनफॉर्मल में हम कॉन्ट्रैक्शंस यूज कर लेते हैं और हम थोड़े से इनफॉर्मल हो जाते हैं अपनी बात करते हुए. बट जब हम फॉर्मल और सेमी फॉर्मल करते हैं तब हमें थोड़ा सा ऑफिशियली बात करनी होती है. राइट, सो यू कैन यूज दीज स्टेटमेंट्स. अपने साथ इनको सेव रखो, राइट इट समवेयर, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. अगर आप एक जनरल स्टूडेंट हो, और आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आप जनरल स्टूडेंट नहीं भी हो तो ये वोकैबुलरी ऐसी है जो आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करती है टू कम्युनिकेट ऑल्सो. जब आप कम्युनिकेशन करते हो तब भी आपको ये हेल्प आउट करती है. ओके, सो आज हमने टास्क 1 की वोकैबुलरी कंप्लीट कर ली है. यू कैन प्रैक्टिस योर राइटिंग फ्रॉम बेबी कोड एप्लीकेशन पे जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो. वहाँ पे टास्क 1 के क्वेश्चंस ऑलरेडी गिवन है, एकेडमिक के लिए भी जनरल के लिए भी. तो आप बेबी कोड एप्लीकेशन से प्रैक्टिस करो. अगर आपको लाइव सेशन देखना है हमारा, यूट्यूब पे जाओ, बेबी कोड ऐप पे जाओ, वहां पे आप लाइव सेशन को देख सकते हो. ये सेशन नंबर 2 है. जिसने सेशन 1 नहीं देखा, प्लीज सबसे पहले जाके सेशन 1 को देखो, कंप्लीट करो, ताकि आप ट्रैक पे रहो राइटिंग मॉड्यूल के लिए. ठीक है, सो स्टे ट्यून. एंड वन मोर थिंग इज, प्लीज प्लीज प्रोवाइड योर फीडबैक, योर कमेंट्स. ठीक है, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है. मुझे पता लगता है कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो और आपको समझ आ रहा है या नहीं. अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप ड्रॉप कर सकते हो कमेंट वहां पर. ठीक है, बेबी कोड की एप्लीकेशन में सेशन के नीचे आप लिख सकते हो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक पे. बट अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है और आपको समझ आ रहा है तो प्लीज राइट इट डाउन, सो दैट आई कैन कम अप विद मोर न्यू सेशन. ठीक है, मैं और भी सेशंस के साथ आऊँ. और अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ आ रहा, कुछ भी कवर करवाना है कि हाँ यू वांट मी टू कवर दिस टॉपिक, so stay tuned. I will come up with that session. Okay. Thank you so much. Bye bye, all of you. See you in the next class.